एक अनजान आदमी 4 दोस्तों से कहता है कि मेरे यहाँ चलो खाना खाने, पर उन चारों के साथ जो उन्हें घुमाने वाला बंदा था, जो उनका गाइड था, वो सीधे बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, हाँ मत कहना, इसे मना कर दो, देर हो रही है और चलो यहाँ से। उनमें से एक प्राची ने कहा क्यों? वो बोला बस मत कहना, हाँ जल्दी चलो यहाँ से। लेकिन इसी बीच जय ने उस अनजान शख्स से कह दिया, इतने प्यार से बुला रहे हैं, चलते हैं गाइस, वैसे भी हम यहाँ सिर्फ घूमने मज़े करने आए हैं। और ये सुनते ही वो गाइड बोला जितना जल्दी हो सके इस गांव से निकल जाओ, भाग जाओ यहाँ से। और वो खुद भी वहाँ से भाग गया। सच में उसने मुड़कर नहीं देखा, एक बार भी नहीं देखा। हेलो गाइस, मैं हूँ रामाकृष्ण दीक्षित और जो बातें मैंने अभी बताई वो सिर्फ कहानी का एक हिस्सा थी। असली कहानी शुरू होगी यहाँ से। शाम को 5 बजे दिल्ली से 4 दोस्त यहाँ घूमने पहुंचे थे। आर्यन, प्राची, जय और निधि। वीकेंड प्लान था, माउंटेन्स, फ्रेश एयर, थोड़ा एडवेंचर करना था, नॉर्मल टूरिस्ट वाइब्स उन्हें लोकल गाइड राजेश घुमा रहा था। 45 साल का एक आदमी, बहुत एक्सपीरियंस्ड, इस एरिया को अपनी जेब की तरह जानता था। सर ये देखिए, ये टेम्पल बहुत पुराना है, ऑलमोस्ट 300 साल से भी ज़्यादा। राजेश एक्सप्लेन कर रहा था, पर चारों का ध्यान टेम्पल पे कम, नेचर पे ज़्यादा था। माउंटेन्स, फॉग, सनसेट की लाइट, परफेक्ट इंस्टाग्राम मोमेंट। यार फोटो ले ले यार एक। प्राची एक्साइटेड थी, हाँ हाँ वेट मैं कैमरा निकालती हूँ ना। आर्यन अपना DSLR निकालने लगा। सब नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल। पर तभी उनकी गाड़ी जो थोड़ी दूर खड़ी थी उसमें से एक अजीब सी आवाज़ आई। ये क्या था? जय ने पलट कर देखा। राजेश भी देखने लगा। गाड़ी, शायद कुछ प्रॉब्लम है। आर्यन टेंशन में आ गया। सब गाड़ी के पास गए, बोनेट खोला, स्मोक निकल रहा था। गॉड यार, इंजन ओवरहीट हो गया लगता है। बोलते हुए जय ने बोनेट के अंदर देखा। क्या यार, सीरियसली? और ये देखकर निधि पैनिक करने लगी। आर्यन ने फ़ोन निकाला, नेटवर्क एक बार भी नहीं आ रहा था। नो सिग्नल यार, नो सिग्नल आ रहा है और हमें रात को ही निकलना है। सर यहाँ नेटवर्क नहीं आता है, थोड़ा आगे जाना पड़ता है विलेज में, राजेश बोला। तो अब क्या करें? सबके दिमाग में यही सवाल चल रहा था। निधि थोड़ी वरीड थी। अरे टेंशन मत लो यार, हम विलेज चलते हैं ना, वहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा या फिर किसी के फ़ोन से कॉल कर लेंगे। राजेश कॉन्फिडेंट था, वो जानता था कि किसी ना किसी से काम करवा देगा। और तभी चारों ने एक दूसरे को देखा। उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। और फिर सब विलेज की तरफ चलने लगे। और यहीं से शुरू हुआ उनकी बदकिस्मती का खेल। लगभग 10 मिनट वॉक के बाद एक छोटा सा विलेज दिख गया, पर अजीब था, बहुत अजीब। घर तो थे पर लोग नहीं दिख रहे थे। सन्नाटा एकदम, जैसे सब कुछ वीरान हो गया। चारों ओर से सिर्फ हवा की आवाज़ और कहीं से उन्हें आई एक बेल की आवाज़। और फिर वो बेल की आवाज़ बार बार आ रही थी, कोई मंदिर की घंटी। यार इतना क्वाइट क्यों है सब कुछ? प्राची ने फुसफुसाते हुए पूछा। पता नहीं यार, शायद लोग घर पे हैं। जय भी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था ये सब देख के। राजेश थोड़ा नर्वस लग रहा था अब। सर यहाँ थोड़ा अजीब है, लोग ज़्यादा बाहर नहीं आते हैं। क्यों? आर्यन ने पूछा। बस ऐसे ही, पुराने बिलीफ्स हैं, सुपरस्टिशंस। राजेश ने क्लियरली कुछ छुपाया, पर चारों का ध्यान उस पर नहीं गया। वो बस जल्दी से मैकेनिक ढूंढना चाहते थे। राजेश भाई, कोई मैकेनिक है यहाँ? जय ने शक के साथ पूछा, क्योंकि जगह की हालत ऐसी थी कि कोई गाड़ी ही नहीं थी, तो मैकेनिक कैसे मिलता। पर राजेश ने दावे से बोल डाला कि हाँ एक है, पर वो शाम को नहीं काम करता है। क्या मतलब अब क्या करें फिर हम? रिधि थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो गई। अरे कोई बात नहीं, उसे एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे, वो एक बार मिले तो सही। आर्यन सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा था। इतने में क्या हुआ कि राजेश ने घर की तरफ इशारा किया। वो घर में शायद कोई हेल्प कर दे, क्योंकि वहीं वो रहता है। चारों दोस्त उस घर की तरफ बढ़ने लगे। एक काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर था उस घर का। दीवारें मॉस से ढकी हुई, पेंट उतर चुका था, पर दरवाज़ा बिल्कुल साफ था, जैसे रोज़ कोई साफ करता उस दरवाजे को। तभी क्या हुआ कि पीछे से एक आवाज़ आई।
आइए, अंदर आइए। चारों ने पलट कर देखा पीछे। एक आदमी खड़ा था, लंबी धोती, साधु जैसा भेष, चेहरे पे शांत मुस्कान, पर आंखें बिल्कुल ब्लैंक थी। कौन है आप? आर्यन ने पूछा। मैं यहाँ का बाबा हूँ, ये मेरा ही घर है, चलिए खाना खाइए। लेकिन अचानक वो गाइड बीच में आ गया और पागलों के जैसे चिड़चिड़ा हो गया। यार सब लोग अभी चलो यहाँ से, चलो कोई और रास्ता देख लेंगे। राजेश ने जय का हाथ पकड़कर कहा, जैसे उसने कुछ देख लिया था। पर क्यों? प्राची बोली। अंकल बोल रहे हैं घर भी सामने है तो खा लेते हैं खाना। जैसे ही जय ने कहा, राजेश के पसीने छूट गए। भाग जाओ, जितनी जल्दी हो सके इस गांव से भाग जाओ। कहते हुए वो खुद भी वहां से चला गया। लेकिन इतने में ही बाबा बोला, आइए पहले अंदर आइए, थोड़ी देर बाद फॉग क्लियर हो जाएगा, तब मैं आपको रास्ता दिखा दूंगा और आप लोग भूखे भी होंगे। चलिए खाना भी तैयार है। नहीं हम ठीक हैं, हम यहीं वेट कर लेंगे। प्राची ने मना करने की कोशिश की क्योंकि राजेश का बिहेवियर देखकर उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। राजेश ने जो बात कही वो एक वार्निंग की तरह थी और प्राची उस चीज़ को सेंस कर चुकी थी। पर बाबा बोला, बाहर सेफ नहीं है, रात होने वाली है और जब अंधेरा होता है तो यहाँ बहुत कुछ जाग जाता है। उसकी आवाज़ में सॉफ्टनेस तो थी पर एक वार्निंग भी थी, क्लियर वार्निंग। अंकल आप हमें डरा रहे हैं क्या? आर्यन ने हंसते हुए कहा, पर हंसी फेक थी। बाबा ने सिर्फ मुस्कुराया और बोला, डरना ज़रूरी है, क्योंकि जब डर नहीं होता तभी सबसे बड़ी गलती होती है। ये बात सुनते ही चारों ने एक दूसरे को देखा और जय ने कह डाला कि गाइस, मुझे लगता है हमें अंदर जाना चाहिए, बाहर कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। बाबा ने दरवाज़ा खोल दिया। अंदर बहुत अंधेरा था, सिर्फ कुछ दियों की रोशनी थी। घर बहुत बहुत बड़ा घर था, बहुत ज़्यादा बड़ा, बाहर से इतना बड़ा नहीं लग रहा था। आइए बैठ जाइए, मैं खाना लगाता हूँ। बाबा एक कमरे की तरफ ले गए। कमरा साफ था पर स्ट्रेंज था। दीवारें बिल्कुल खाली थी, कोई फोटो नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, सिर्फ एक टेबल और 5 कुर्सियां। 5? जय ने विस्पर में कहा, जैसे वो पहले से जानता था कि 4 लोग आएंगे। बैठ जाइए, मैं अभी आया। बाबा अंदर चला गया और जैसे ही वो गया, प्राची ने फुसफुसाते हुए कहा, यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं। प्राची सही कह रही है, ये जगह कुछ तो ऑफ है। निधि भी एग्री कर रही थी, पर कैसे जाएंगे? बाहर तो कोहरा है और रास्ता भी नहीं पता। आर्यन लॉजिक दे रहा था, तो अब क्या करें? यहाँ बैठकर। और तभी बाबा वापस आ गया, हाथ में एक बड़ी थाली। आइए, खाना तैयार है। थाली में सब्जी थी, रोटी थी, दाल थी, सब फ्रेश लग रहा था। अंकल, ये आपने इतनी जल्दी कैसे बना लिया? आर्यन सरप्राइज था। पहले से तैयार था, जैसे मैं जानता था आज कोई आएगा। मतलब आपको कैसे पता था? जय ने पूछा। यहाँ सब कुछ पहले से पता होता है, कौन आएगा, कौन जाएगा और कौन रहेगा। उसके आखिरी शब्द पे उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई। नहीं, हम खाना नहीं खाएंगे, थैंक यू। प्राची खड़ी हो गई, उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, सब कुछ बहुत अजीब था, वियर्ड सा था। और बाबा जिस तरीके से बात कर रहा था, उसका खाना एकदम से ले आना, उन 5 कुर्सियों का होना, पर मैंने इतने प्यार से बनाया है। बाबा की आंखें ये कहते हुए अब चमक रही थी, हम एक्चुअली नॉन वेजिटेरियन, हम वेजिटेरियन नहीं हैं। और झूठ मत बोलो, बाबा ने एकदम से टाइट आवाज में कहा। बाबा की आवाज सुनते ही चारों शॉक में थे। उन्होंने कहा, क्या? मैंने कहा झूठ मत बोलो। बाबा की आवाज अब बिल्कुल अलग थी, डीप, हैवी, इनह्यूमन। यार चलो यहां से अभी, जय ने चिल्लाया। सब दरवाजे की तरफ आ गए, पर दरवाजा खुला नहीं। आर्यन ने जोर से धक्का मारा, जय ने, प्राची ने, सब ने, पर दरवाजा 1 इंच भी नहीं मिला। ये क्या? ये खोलो ये दरवाजा, निधि चिल्ला रही थी।
उन सब के बीच में एक पैनिक सा आ गया था कि जैसे उन्हें कोई कैद करने की कोशिश कर रहा है, किसी ने कुछ गलत करने की एक साजिश करी है और बाबा धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। तुम लोग मना कर सकते थे पर तुमने हाँ कह दिया। उसका चेहरा अब थोड़ा सा बदलने लगा था, स्किन पिघलने लगी, आंखें पूरी तरह ब्लैक हो गई। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, प्राची हिस्टेरिकल हो गई। बाबा का चेहरा अब एक स्कल की तरह दिखने लगा। आर्यन ने डेस्परेटली विंडो की तरफ देखा, पर विंडो से बाहर डार्कनेस थी, कंप्लीट डार्कनेस। बाबा ने एक एक करके सबको देखा और बोला, अब खाना खाओ, क्योंकि यही तुम्हारा आखिरी खाना होगा। जैसे ही वो बोला, टेबल पे रखा खाना बदलने लगा। सब्जी अब कीड़े बन गए थे, रोटी ह्यूमन स्किन की तरह दिखने लगी और दाल खून बन गई। और बाबा अब पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका था, एक स्पिरिट, एक भयानक आत्मा। और तभी आर्यन ने एक चेयर उठाई और विंडो पे मारी, ग्लास टूट गया। जय सबसे पहले विंडो से बाहर कूदने लगा, पर तभी बाबा की स्पिरिट एकदम से जय के सामने आ गई। तुम पहले जाओगे जय। स्पिरिट ने अपना हाथ जय के सीने में घुसा दिया। वो चिल्लाया। जय की चीख इतनी जोर की थी कि पूरा घर कांप गया। उसके दोस्त चिल्ला रहे थे ये सब देख के कि जय नहीं नहीं नहीं। आर्यन चिल्लाया, पर ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। स्पिरिट ने अपना हाथ वापस खींचा और जय की बॉडी नीचे गिर गई। आंखें एकदम खुली हुई, मुंह खुला हुआ, पर सांस नहीं आ रही थी। डेड ऑन द स्पॉट। फिर तीनों डोर की तरफ भागे। बाबा की स्पिरिट उनके पीछे आई। तब तक बाहर निकल गए। निधि ने एक घर की तरफ इशारा किया जहां लाइट जल रही थी। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए मदद मांगी और किस्मत से दरवाज़ा खुल गया उस घर का। एक बुढ़िया ने उन सबको अंदर लिया। निधि ने उसे सारी बातें बताई रोते रोते। तो पता है उस बुढ़िया ने क्या कहा? अब तुम सुबह तक यहीं रहो। जिस घर में तुम गए वो किसी का नहीं है, सालों से खंडर पड़ा है और ऐसी जगहों पर बुरी आत्माओं का निवास होता है। अभी वो जो कोई भी था यहाँ नहीं आ सकता। लेकिन वो सब के सब रो रहे थे, क्योंकि एक हाँ की वजह से उन्होंने अपना दोस्त खो दिया था। और पता है सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? अगली सुबह जब वो सब जय को देखने गए तो उन्हें जय की लाश तक नहीं मिली। एनीवेज, स्टोरी यहीं एंड होती है, पर उन लोगों के ऊपर अभी भी कुछ कानूनी केस चल रहे हैं। सो दैट इज़ वाई कि मैंने आपको कहानी के शुरुआत में लोकेशन नहीं बताई। एनीवेज, मिलेंगे हम अपनी अगली कहानी में। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।